Hello everyone, very good afternoon and welcome to all of you. आज हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे ऐसे दो ऑब्जेक्ट के लिए जिनके मीडियम से डिफरेंट होंगे। एक ऑब्जेक्ट दूसरे मीडियम में और दूसरा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मीडियम में होगा, और उनकी वेलोसिटी की बात करेंगे एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की। अब जैसा कि हम लोग सिंपल मैकेनिक्स में पढ़ करके आए हुए हैं कि दो पार्टिकल के रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्ट, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जो काम किया है मैकेनिक्स में, उसमें दोनों पार्टिकल्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेम मीडियम में होते हैं, ठीक है। और सेम मीडियम में अगर वो हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्ट हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। आप जानते होंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक। ए एंड बी दो पार्टिकल हैं और दोनों सेम मीडियम में हैं, ठीक। दोनों का मीडियम क्या है? सेम है। पार्टिकल ए की वेलोसिटी अगर हम लोग वी ए मान लें, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी है, वेक्टर के फॉर्म में रहेंगी ये सारी चीजें। पार्टिकल बी की वेलोसिटी अगर हम लोग वेक्टर बी मान लें, और पूछा जाए कि पार्टिकल बी की वेलोसिटी पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वी नो दैट सिंपल रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी, ठीक है। ये काम हम लोग सिंपल मैकेनिक्स में करते हैं। कहां से रिजल्ट आया, कैसे आया, वो सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ करके आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल बी, एंड वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इस रिजल्ट का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं मैकेनिक्स में, बट यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये हमारे पार्टिकल ए और बी जो है सेम मीडियम में नहीं होंगे, दोनों का मीडियम क्या होगा? डिफरेंट, राइट। तब देखते हैं उस केस में इनके रिलेटिव वेलोसिटीज का रिजल्ट क्या आता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। बेसिकली ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हमारा लाइट का टॉपिक है, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस, मेन कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्टिक्स का ही है इसमें, ठीक है। ऑप्टिक्स के उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग इसमें मैकेनिक्स अप्लाई करके रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं, ठीक। तो रिलेटिव मोशन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्लेन सरफेस, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि दो मीडियम है और दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो प्लेन है, राइट। तो दिस इज ए प्लेन सरफेस जो कि दो मीडियम अपर मीडियम एंड लोअर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। हमारे अपर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और लोअर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक। अब कोई ऑब्जेक्ट चलिए हमने लिया, इन दोनों में से किसी एक मीडियम में रखा हुआ है, आइदर इन n1 और इन n2, किसी भी एक मीडियम में चलिए हमने ऑब्जेक्ट मान लिया कि यहां पर है, राइट। दिस O इज द ऑब्जेक्ट। अब हमें इसी ऑब्जेक्ट को जो है दूसरे वाले मीडियम में से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यानी कौन से मीडियम में से देखना है? n1 के मीडियम में से देखना है और नॉर्मली ऑब्जर्व करना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर से जो है हमें उसको देखना है फ्रॉम द मीडियम n1। तो चलिए n1 की मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर होगा और n2 की मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है, इसी को ऑब्जर्व करना है हमें। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो है एक्चुअल पोजीशन सेपरेट करने वाले सरफेस से जो है वो d है, राइट। कितना नीचे है? d की डिस्टेंस नीचे है, एक्चुअल डिस्टेंस है ये इसकी। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है फ्रॉम दी n1 मीडियम, मतलब ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन कहां पर है? n1 के मीडियम में है और नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर उसकी ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन पड़ी हुई है।
तो उसकी पोजीशन को देखना है हमें कि कहां पर दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई एक लाइट रे हम लोग नॉर्मली निकालें, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी, हर जगह पे जाकर के इंसिडेंट हो रही होंगी। एक लाइट रे अगर ये नॉर्मल वाली हम लोग लें तो बोलो क्या इस पॉइंट पर वो नॉर्मली जाकर के इंसिडेंट हो गया होगा? बिल्कुल। अब इस पॉइंट पर अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, मान लिया वो पॉइंट ए है, तो वो नॉर्मली जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्ट होकर के N1 के मीडियम में वो लाइट रे चली गई और ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन नॉर्मल लाइन पर ही है। इसका मतलब ये लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही होगी। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को देखने के लिए ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट रे का पहुंचना कंपलसरी है। ठीक है, जिस जगह से ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट रे जाते हुए अपीयर होंगी उसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग एक लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट से और चलिए निकाल लेते हैं जो कि किसी पॉइंट बी पर जाकर के इंसिडेंट हो गई, ठीक, किसी एंगल आई के ऊपर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या तो नॉर्मल की तरफ आएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि N1 और N2 में कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो चलिए मान लेते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1। इट मींस N1 रेयर मीडियम हो गया और N2 डेंसर मीडियम हो गया है, राइट? ठीक है भाई, तो चलिए अब अगर N2 ज्यादा है और N1 कम है तो ये डेंसर हुआ और ये रेयर हुआ। और आप जानते हो कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। इसका मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से जो है लाइट रे निकल गई होगी, ठीक। और ध्यान रहे कि इस लाइट रे को ही जो है ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचना कंपलसरी है, तभी जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को वो देख पाएगा। तो चलिए ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन भी मैं यहां पर बना दे रहा हूं। मान लेते हैं कि ये हमारे ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन है, राइट? तो दोनों लाइट रे ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन आई के ऊपर गए, ठीक। अब ये दोनों रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे जिस जगह पर मिलेंगी या अपीयर्ड होंगी मिलते हुए, दैट पोजीशन इज द इमेज। मतलब ऑब्जर्वर जो है उसी को देख रहा होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों एक्चुअल में तो कहीं पर मिलेंगे नहीं, डाइवर्ज हो रही हैं। लेकिन अगर दोनों को हम लोग एक्सटेंड करें, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे को, इस वाली लाइट रे को, इस वाली लाइट रे को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो इस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है वो अपीयर हो रही होगी मिलते हुए। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O सीन बाय द ऑब्जर्वर। हमारे ऑब्जर्वर के आई ने ऑब्जेक्ट O को इस जगह आई पर जो है ऑब्जर्व किया होगा, राइट? मतलब इसको क्या दिखेगा? आई दिखेगा, O नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? आई दिखेगा, राइट? अब इसी ए आई की पोजीशन हमें अगर फाइंड करनी हो तो हम लोग इस ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे, ठीक। कैसे ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे उसको देखिए। चलिए मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया है, ठीक। ज्योमेट्री आप ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। और ये एंगल अगर R है तो ये एंगल भी क्या हो गया? R हो गया है, राइट? सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल जो है ABO है और एक ट्रायंगल ABI हो गया है। चलिए इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सॉल्व करें और अप्लाई करें रिजल्ट tan के लिए, तो बताइए कि बड़े वाले ट्रायंगल ABO में, ट्रायंगल ABO में हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABO, राइट? और अप्लाई करते हैं tan I के लिए रिजल्ट। एंड यू नो दैट tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रिजल्ट से परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज AO। तो बेस AB है, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है? AO। AO की वैल्यू कितनी है भाई? D है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग ट्रायंगल ABI में बात करें तो इसमें हम लोग tan R के लिए अगर अप्लाई करें रिजल्ट तो tan R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? AB। एंड नाउ बेस इज इक्वल टू AI, जो हमें फाइंड करना है। अपने को क्या फाइंड करना है भाई? AI, ठीक है। मतलब इस सरफेस से इमेज जो वो देख रहा है उसकी डिस्टेंस AI। अब चले इन दोनों ट्रायंगल से हम लोग जो है ये रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं tan I और tan R के लिए। तो हमारे पास ये आ गया, दोनों को डिवाइड करके देखते हैं आपको क्या मिलेगा? tan I अपॉन tan R, दिस इज इक्वल टू
क्या ए बी कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू ए आई अपॉन डी, राइट। अब हम लोग ध्यान से देखिए, बात किसकी कर रहे हैं? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की। मतलब कि ये हमारे ऑब्जर्वर की आई की जो पोजीशन है भाई, वो पोजीशन इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। और ये दोनों लाइट रे जो है उसकी आंखों में पहुंचनी चाहिए, तभी वो उसको देख पाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये पोजीशन बी जो है वो पोजीशन ए के बिल्कुल क्लोज में होना चाहिए। और अगर पोजीशन बी पोजीशन ए के बहुत ही क्लोज में होगा, लाइट रे ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी जा रही होंगी, बट वो वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के ऑब्जर्वर की आईज पर नहीं जाएंगी, और उन लाइट रेज की हेल्प से जो है वो इमेज नहीं देख पाएगा। तो जो लाइट रे इमेज को दिखा पाएंगी उसी की बात करनी है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर नॉर्मल लाइन पर है, तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ ए के क्लोज में जो लाइट रे इंसिडेंट हुई होंगी वही वाले रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में गई होंगी, क्योंकि हमें इमेज को देखना भी है। तो उसके लिए इस पोजीशन बी को ए के काफी क्लोज में होना पड़ेगा। अब देखिए, अगर पोजीशन बी ए के काफी क्लोज में है तो क्या ये इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू जो है टेंस टू 0 हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। और अगर इंसिडेंट एंगल बहुत स्मॉल हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल आर भी बहुत स्मॉल हो जाएगा, यानी आई और आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी स्मॉल, टेंस टू 0। इट मींस फॉर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए, राइट। अच्छा भाई, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, तो उसके लिए आई और आर को बहुत ही स्मॉल होना पड़ेगा, क्योंकि बी टेंस टू ए होगा और उसके लिए आई एंड आर टेंस टू 0 होना पड़ेगा, राइट। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम लोग tan को एंगल के इक्वल रख देते हैं, यानी कि tan आई को हम लोग जो है आई रख सकते हैं, tan आर को हम लोग आर रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जब एंगल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है तो tan की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो चलिए यहां पर इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो अंडर दिस कंडीशन वी कैन राइट tan आई इज इक्वल टू sin आई। तो sin आई डिवाइडेड बाई tan आर को क्या लिखोगे भाई? sin आर। दिस इज इक्वल टू ए आई अपॉन डी, ठीक। अब देखो यहां पर स्नेल्स लॉ की बात अगर करें, लाइट रे n2 से n1 में गया, इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, अप्लाई कर दें अगर हम लोग पोजीशन बी पर स्नेल्स के लॉ को, तो भाई स्नेल्स लॉ के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं n2 sin i is equal to n1 sin r. This is the Snell's law. n2 sin i is equal to n1 sin r. तो यहां से आपको sin i by sin r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू n1 by n2। किसके इक्वल आ गया भाई? n1 by n2 के इक्वल। यानी हम लोग sin i by sin r की वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं n1 by n2। लेकिन ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा, तब के लिए होगा जब ऑब्जर्वेशन कैसा होगा? नॉर्मल होगा, राइट। यहां से हम लोगों को ai की वैल्यू आ गई। दिस इज कम्स आउट n1 by n2 into d। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस के लिए फॉर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इसी रिजल्ट का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे रिलेटिव मोशन को फाइंड करने के लिए, ठीक, जब ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम्स में होंगे। ध्यान रखिएगा, ये ए आई क्या है भाई? ए आई को हम लोग यहाँ पर एपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं। एपरेंट डेप्थ का मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि पोजीशन आई पर है, कितनी दूरी पर? ए आई की दूरी पर, या अपीयर हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। और डी को हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ। डी इज कॉल्ड रियल डेप्थ। रिजल्ट को आप ऐसे याद रखिएगा, रिजल्ट क्या है? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इंटू रियल डेप्थ। जहां पर n1 कौन से मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? वो मीडियम जिसमें लाइट हमारी गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये कभी मत बोलिएगा कि n1 और n2 ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। हमेशा हम लोग ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में इसी रिजल्ट से हम लोग काम करने वाले हैं।
N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट जाएगी, और N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें से लाइट जाएगी। ठीक है, लाइट हमारे N2 के मीडियम में से इंसिडेंट होकर के कौन से मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के गई? N1 के मीडियम में। तो फाइनली जिसमें लाइट जाएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा, और जिसमें से लाइट जाएगी उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना होगा। क्लियर हो गई ये बात? इनटू रियल डेप्थ। ठीक, और ये दूरी हमेशा हम लोग रियल डेप्थ की और एपरेंट डेप्थ की, चाहे रियल डेप्थ की डिस्टेंस लिखनी हो चाहे एपरेंट डेप्थ की डिस्टेंस लिखनी हो, हमेशा रिफ्रैक्ट होने वाले सरफेस से ही लिया जाएगा। आप जरूरत चाहे जहां पर हो, बट ये डिस्टेंस ए आई और डी की जो होगी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ये? अब देखिए इसका हम लोग यूज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है कैसे करते हैं, ध्यान समझिए। रिजल्ट अपने पास आ गया है, राइट? तो चलिए मान लेते हैं कि नीचे का मीडियम वाटर है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको हर जगह पर मिल जाएगी। ठीक, नीचे का मीडियम हमने वाटर ले लिया और ऊपर का मीडियम चलिए हमने एयर ले लिया। या चलिए दूसरा मीडियम कोई ले लेते हैं। एयर के अलावा हमने जो है, या एयर ही आप ले लो, चलो एयर ले लेते हैं, राइट? बिल्कुल रियलिस्टिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। वाटर में यहां पर कहीं कोई एक फिश है, राइट? चलो फिश बना भी देते हैं। दिस इज आवर फिश, और यहां पर जो है एयर में जो है कोई एक बर्ड है। दिस इज बर्ड। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये बर्ड किसी टाइम पर नीचे की ओर वर्टिकली आ रही है, किसी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, और ये फिश जो है वर्टिकली ऊपर की ओर जा रही है किसी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दिस इज आवर प्रॉब्लम। दोनों का मीडियम क्या है भाई? डिफरेंट है। बात हम लोग रिलेटिव मोशन की करने वाले हैं, बात को समझिएगा। अगर दोनों सेम मीडियम में होते, बर्ड और फिश दोनों वाटर में होते या दोनों एयर में होते, तो रिलेटिव वेलोसिटी के रिजल्ट को हम लोग मैकेनिक्स से पढ़ करके आ चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी भी लगा करके काम कर लेते, बट यहाँ पर दोनों का मीडियम क्या हो गया? डिफरेंट हो गया है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताइए भाई, बर्ड ने फिश को देखा और फिश ने भी बर्ड को भी देखा होगा, भगवान ने दोनों को आंखें दी हैं, दोनों एक दूसरे को देखेंगे भाई। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। बर्ड ने फिश को देखा, फिश ने बर्ड को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो पूछ लेगा कि बताइए कि बर्ड जो है फिश को कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखेगी, या फिर जो है फिश जो है बर्ड को किस वेलोसिटी से मूव करते हुए देखेगी। इस प्रकार से जो है आपसे किसी एक वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछेगा। ठीक, तो एक चलिए हम लोग यहां पर करते हैं। मान लीजिए अगर हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ बर्ड with respect to fish, right? Our target to find out the velocity of bird seen by the fish. फिश ने बर्ड को किस वेलोसिटी से जो है मूव करते हुए देखा होगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। मान लीजिए कि किसी टाइम t इक्वल टू टी पर, टाइम t पर बात हो रही है, बर्ड यहां पर है, फिश यहां पर है, और दोनों के मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस ये है, और इस सरफेस से बर्ड की पोजीशन जो है, चलिए मान लेते हैं कि x1 है, और फिश की जो पोजीशन है वो x2 है। ये x1 और x2 ने क्या ले लिए भाई? टाइम t इक्वल टू टी पर बर्ड की पोजीशन फ्रॉम द सरफेस एंड x2 इज द फिश की पोजीशन फ्रॉम द सरफेस एट द टाइम t। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए बताइए हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि बर्ड की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द फिश, बी मतलब बर्ड, एफ मतलब फिश,
एक्स बी एफ का मतलब पोजीशन ऑफ द बर्ड सीन बाय द फिश, मतलब फिश ने बर्ड को किस पोजीशन पर देखा होगा। तो बर्ड को देखना है, बर्ड को देखना है तो बताइए भाई बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और किसको देखना है, फिश को, बताइए फिश क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो फिश इज हियर ऑब्जर्वर एंड बर्ड इज ऑब्जेक्ट। क्लियर, जिसे देखना होगा वो ऑब्जेक्ट होगा और जो देखेगा वो ऑब्जर्वर हो जाएगा। और लगा दो भाई इसमें ऑप्टिक्स, राइट। कैसे, यानी कि फिश के द्वारा बर्ड की पोजीशन कहां पर देखी गई होगी। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं रिजल्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेंगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लाइट रे निकलती है। बताइए इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे अगर निकलेंगी तो क्या इस सरफेस पर आकर के इंसिडेंट होंगी और यहां से रिफ्रैक्ट होकर के बोलो क्या वो वाटर में आएंगी, बिल्कुल आएंगी, वाटर में आएंगी। अब वाटर में आएंगी तो हम लोग जो है यहां से जो है उसकी एपरेंट पोजीशन कितनी होगी वो बता सकते हैं, मतलब इस इंटरफेसिंग सरफेस से बर्ड की जो एपरेंट पोजीशन होगी वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास फार्मूला है, अलग से यहां पर देख ले रहे हैं। फार्मूला क्या हम लोगों ने भी देखा था एपरेंट पोजीशन के लिए, एपरेंट पोजीशन दिस इज इक्वल टू, ठीक है, लाइट जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो किसमें जा रही है लाइट, यहां से लाइट रे निकलेगी बर्ड से लाइट रे निकल करके आएगी और रिफ्रैक्ट होकर किसमें जाएगी, वाटर में। तो वाटर में जाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं 4/3 के इक्वल। तो आप यहां पर क्या रखोगे 4/3, जिसमें लाइट गई डिवाइडेड बाई जिसमें से लाइट आई, बोलो किसमें से लाइट आई, एयर के मीडियम में से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है कितना होता है भाई 1 इनटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब इस इंटरफेसिंग सरफेस से जो है बर्ड की एक्चुअल पोजीशन, टाइम t इक्वल टू टी पर बात हो रही है, एक्चुअल पोजीशन कितनी है भाई x1, तो हम लोगों ने क्या रख दिया x1, इट मींस दिस इज इक्वल टू 4x1/3। बात समझ में आ गई। ये जो एपरेंट पोजीशन आई बर्ड की, कहां से हम लोग देखेंगे वो एपरेंट पोजीशन, इंटरफेसिंग सरफेस से, मतलब इंटरफेसिंग सरफेस से 4x1/3 की दूरी पर ये बर्ड की पोजीशन फिश को दिखी होगी। ठीक है, अच्छा भाई अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 4/3 x1 से ज्यादा होगा कि कम होगा, तो जाहिर सी बात है 4/3 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कि 4/3 x1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये बर्ड जो है नीचे नहीं कहां दिखा होगा, ऊपर, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी हो रही है वो 4/3 x1। क्वेश्चन अगर पूछता कि इस फिश को ये बर्ड जो है वो नीचे दिखा होगा बर्ड के कि बर्ड के ऊपर दिखा होगा, तो आंसर इज बर्ड के ऊपर कहीं यहां पर दिखा होगा। कितनी दूरी पर, इंटरफेसिंग सरफेस से ये दोनों फिंगर आप देख रहे हैं वो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है 4/3 x1। ठीक, लेकिन हमें अगर पूछा जाए कि बर्ड की पोजीशन फिश ने कितना दूर देखा होगा, तो ये x2, अब फिश से दूरी अगर उसकी देखनी हो तो फिश से यहां तक की दूरी कितनी है x2 प्लस अब ये फिश ने इस बर्ड को कहां देखा होगा, इस जगह पर, कितनी दूरी पर 4x1/3। इसका मतलब बर्ड की पोजीशन फिश के रिस्पेक्ट में जो आ रही है दिस इज 4x1/3 प्लस ऑफ x2। क्लियर, ये हम लोगों ने ऑप्टिक्स अप्लाई करके पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश देख लिया, यानी कि फिश से इतनी दूरी पर बर्ड दिखी होगी, राइट। अब चलो भाई इसी को डिफरेंशिएट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का डेरिवेटिव सबको मालूम है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का डेरिवेटिव जो होता है दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो 4/3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा dy/dt ऑफ x1, राइट, प्लस ऑफ dy/dt ऑफ x2। सबको ये बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। Now what is the dy/dt of x1? ध्यान रखिएगा ये x1 किसकी पोजीशन है, बर्ड की एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बर्ड इज x1, और इसी x1 का डेरिवेटिव जो होगा क्या वो बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी, बिल्कुल, और वो कितने दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब dy/dt ऑफ x1 इज 2 मीटर पर सेकेंड। पहली बात ये बताओ कि टाइम के रिस्पेक्ट में x1 कम होगा कि ज्यादा, कम हो रहा है, क्वेश्चन में देखिए नीचे आ रहा है ये,
तो x1 की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हम लोग लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये आ जाएगा नेगेटिव में dy dt ऑफ x1 नेगेटिव में आएगा -4/3, और कितना है वैल्यू वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2, यानी कि यहाँ पर -2 चले रखते हैं, प्लस dy dt ऑफ x2 किसकी पोजीशन है, फिश की, और फिश की पोजीशन का डेरिवेटिव जो फिश की एक्चुअल पोजीशन है, ठीक, इस सरफेस से फिश एक्चुअल में टाइम टी पर x2 की दूरी पर था, तो उस समय उसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा फिश की एक्चुअल वेलोसिटी के इक्वल होगा। और ध्यान से देखो क्या समय के रिस्पेक्ट में x2 की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि फिश ऊपर जा रहा है तो x2 जो है डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लेते हो आप, नेगेटिव लेते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो x2 का डेरिवेटिव जो होगा वो -4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू -8/3 -4, ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू -20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of bird with respect to fish, this is comes out 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग मैकेनिक्स यहां पर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एपरेंट डेप्थ की वैल्यू, ठीक। इस बात को आप याद रखेंगे और इसको अप्लाई करके मैकेनिक्स वगैरह यहां पर इस्तेमाल करके हम लोग रिलेटिव मोशन को यहां पर डिस्कस किया गया है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पर और आगे बात करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।